Hello students, today I am going to tell you about experimental method. ये सोशल साइकोलॉजी की फ़र्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। इसके बारे में बताएंगे। वैसे तो आप लोग स्टार्टिंग से एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में पढ़ते चले आ रहे हैं, लेकिन अब एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहे हैं जिससे आपका रिवाइज भी हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो experimental method is considered to be the most scientific and objective method for studying the behavior. Second definition of this is that it is a systematic and scientific approach of research in which the experimenter manipulates one or more variable and controls and measures any changes in other variable. It is what we call a true experiment. तो नटशेल में अगर हम जानना चाहें तो इसमें 2 या 3 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंटली इमर्ज हो रही हैं कि इट इज़ मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाट इज़ साइंटिफिक। साइंटिफिक इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि कोई भी साइंटिफिक मेथड होता है इट फॉलोज सर्टेन स्टेप्स। जैसे एक्सपेरिमेंटल मेथड में सबसे पहले हम प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करते हैं, फिर प्रॉब्लम के एक्सप्लोरेशन के बाद पास्ट रिव्यू जो होते हैं लिटरेचर उनका रिव्यू करते हैं, उसके बेसिस पर कुछ हाइपोथेसाइज करते हैं, मतलब कुछ अपने प्रिजम्पशंस रखते हैं कि इसके जो प्रॉब्लम है इसके बेसिस पर ये इसके सजेस्टिव आंसर्स हो सकते हैं। तो मतलब इसमें कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं, दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द साइंटिफिक। ऑब्जेक्टिव क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जितने भी प्रोसीजर अपनाते हैं दे ऑल आर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। इसमें एक्सपेरिमेंटर के जो सब्जेक्टिव बायसेस होते हैं, चाहे वो स्कोरिंग में हो चाहे वो प्रोसीजरल बायसेस हों, वो डिपेंडेंट वेरिएबल पर अपना इफेक्ट नहीं डालते हैं। तो दिस इज़ मोस्ट साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड फॉर स्टडीइंग द ह्यूमन बिहेवियर। सो जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है साइंटिफिक है, ऑब्जेक्टिव है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कंट्रोल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं और कुछ वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करते हैं जिन्हें हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल करते हैं, और कुछ को कंट्रोल करते हैं और कुछ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का हम इफेक्ट देखते हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड द ट्रू एक्सपेरिमेंट। अभी आगे की स्लाइड्स में आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट आर द IV, DV एंड एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स जिन्हें हम मैनिपुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं या जिनके ऊपर हम इफेक्ट देखते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ कैरेक्टरिस्टिक कुछ हम इनके बेसिस पर कंक्लूड कर सकते हैं कि व्हाट इज़ एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड इज़ ऑब्जर्वेशन अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन। इट इज़ अ ऑब्जर्वेशन बट नेसेसरीली अंडर कंट्रोल कंडीशन। जब तक हम कंट्रोल नहीं अप्लाई करेंगे वी वॉन्ट बी एबल टू डू अ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। तो कंट्रोल इज़ द की टर्म फॉर ऑल द एक्सपेरिमेंटल मैथड्स। सेकेंड इज इट स्टडीज़ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिगार्डिंग ह्यूमन बिहेवियर बाय परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। जो हमारी जितनी भी रिसर्चेज हैं उनमें हम क्या देखते हैं? कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, और कुछ में जो हमारी साइकोलॉजिकल रिसर्चेज हैं जिनमें बहुत क्लियर कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, उनमें हम एसोसिएशंस एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो जितनी हमारी साइको सोशल रिसर्चेज हैं उनके थ्रू हम एसोसिएशन एक्सप्लोर करते हैं, और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं इनके थ्रू हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। कॉज एंड इफेक्ट क्या करता है? इफ़ A देन B, मतलब द कॉन्सिक्वेंस B इज़ डिपेंडेंट अपॉन द फैक्टर A। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज दैट देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ वेरिएबल: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंट्रोल वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जिनका इफेक्ट हम देखना चाहते हैं, एंड दीज आर दोज वेरिएबल्स विच आर मैनिपुलेटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। For example, if you want to see the effect of anxiety upon performance, anxiety is treated as independent variable क्योंकि इसका इफेक्ट हम डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ परफॉर्मेंस उस पर हम देखना चाहते हैं। तो इन दिस वे if we want to see the effect of anxiety upon performance, we have to manipulate anxiety in various way. For example, we will have to take 2 groups. पहला हम हाई एंग्जाइटी वाले सब्जेक्ट लेंगे, दूसरा हम लो एंग्जाइटी वाले सब्जेक्ट्स लेंगे। उनको हम कोई टास्क देंगे, ओनली देन वी वुड बी एबल टू कंपेयर वेदर लेवल ऑफ एंग्जाइटी इज़ अफेक्टिंग परफॉर्मेंस और नॉट। निगेटिवली अफेक्ट कर रही है, पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है, बाद में देखेंगे, बट हमारा प्राइम ओरिएंटेशन क्या है कि वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ एंग्जाइटी अपॉन परफॉर्मेंस। सो फॉर दैट पर्पज वी हैव टू मैनिपुलेट एंग्जाइटी इन वेरियस वेज। यहाँ पे हमने 2 तरीके से मैनिपुलेट करी है, हाई एंग्जाइटी एंड लो एंग्जाइटी। यहाँ पे हम मॉडरेट एंग्जाइटी भी ले सकते थे,
वेरी हाई एंग्जाइटी या वेरी लो एंग्जाइटी भी ले सकते थे. तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रिसर्च डिज़ाइन adopted by the experimenter. So independent variables are those variables which are manipulated by the experimenter. डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से होते हैं? जिनके ऊपर हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशंस का इफेक्ट देखते हैं. जैसे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंग्जाइटी अपॉन परफॉर्मेंस. तो एंग्जाइटी इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड performance is dependent variable. How the manipulations in anxiety is going to affect performance of the individual. And controlled variable. Controlled variables कौन से होते हैं? जो extraneous variables होते हैं which are not of the interest of the experimenter, but if they are not controlled they can draw their positive or negative effect upon the dependent variable. तो जिन्हें हम कंट्रोल नहीं करेंगे वो अपना पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पर डाल सकते हैं. तो अगर हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू प्रेडिक्ट वेदर द फ्लैक्चुएशन in dependent variable is due to the independent variable or due to the some extraneous variable. So to see the effect of independent variable we have to control many other variables जिनका वेरिएबल हम डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखना नहीं चाहते हैं. जैसे अगर मान लीजिए हम प्रॉब्लम ये है व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंग्जाइटी अपॉन परफॉर्मेंस. तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर सकता है. इंडिविजुअल का जो IQ लेवल है वो उसको अफेक्ट कर सकता है. तो इन सारी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना पड़ेगा. ओनली देन वी वुड बी एबल टू कंक्लूड व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ एंग्जाइटी अपॉन परफॉर्मेंस. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इसकी है कि इट प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग. जो कि हमने इनिशियली आपसे कहा था कि सबसे पहले वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम. उसके बाद हम लिटरेचर का रिव्यू करते हैं और उसके बाद हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं. तो ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग का एक बहुत रिलायबल मेथड है. हाइपोथेसिस क्या होती है? हाइपोथेसिस इज़ अ कंजेक्चुरल स्टेटमेंट विच डिपिक्ट्स द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल. ये हमारा किसी समस्या का संभावित उत्तर है. इट इज़ अ सजेस्टिव आंसर ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम. फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इट मैनिपुलेट सर्टेन स्टिमुली, treatment or environmental conditions or behavior of the subject is affected or changed. तो जैसा हमने आपको बताया कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो होते हैं दैट आर मैनिपुलेटेड. ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं? जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को डिफरेंट टाइप से मैनिपुलेट करते हैं. तो वो उनके लेवल हम कह लें या उनकी वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस कह लें या उनको ही हम डिफरेंट ट्रीटमेंट्स कहते हैं. इफ़ एंग्जाइटी इज़ मैनिपुलेटेड इन टू वेज, here we are going to treatments of the anxiety. तो जो उसका मैनिपुलेशन लेवल्स हैं उनको हम डिफरेंट नाम से जानते हैं, जैसे कंडीशंस, ट्रीटमेंट्स, एक्सपेरिमेंटल लेवल्स. तो these are the prime characteristics of the experimental method. सिक्स कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एन एक्सपेरिमेंट इन्वॉल्व्स द कंपैरिजन ऑफ द इफेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर ट्रीटमेंट विद दैट ऑफ ए डिफरेंट ट्रीटमेंट और नो ट्रीटमेंट एट ऑल. नो ट्रीटमेंट का क्या मतलब है? कि वो ग्रुप जिसको हमने बिल्कुल अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल से अनअफेक्टेड रखा है, जिसको हम कंट्रोल ग्रुप कहते हैं. सपोजिंग हम सेम प्रॉब्लम को लेके चलते हैं, वी वांट टू सी द इफेक्ट ऑफ एंग्जाइटी अपॉन परफॉर्मेंस. तो एक ग्रुप हमने लिया जिसको हम एक्सपेरिमेंटल ग्रुप का नाम दे रहे हैं. यहाँ पे हम एंग्जाइटी को मैनिपुलेट करेंगे. मतलब एंग्जाइटी इज़ मैनिपुलेटेड फॉर एग्जाम्पल इन टू वेज, हाई एंग्जाइटी एंड लो एंग्जाइटी. तो ये दोनों जो हमारे दोनों ग्रुप हैं ये हमारे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में आएंगे क्योंकि दीज आर गेटिंग द मैनिपुलेशंस ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज़ एंग्जाइटी इन द प्रेजेंट केस. कंट्रोल ग्रुप क्या होगा कि कंट्रोल ग्रुप में उनकी जो एंग्जाइटी का लेवल है उसको हम किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं. फिर इन दोनों ग्रुप का इफ़ेक्ट हम परफॉर्मेंस के ऊपर देखेंगे. तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो है उसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के जो मैनिपुलेशंस हैं उनको लेके उनका इफेक्ट देखते हैं, जबकि कंट्रोल वेरिएबल को हम किसी भी टाइप के इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशन से एक्सपोज नहीं करते हैं. तो दीज आर द बेसिकली टू ग्रुप्स विच आर स्टडीड इन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स. नाउ व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स और यू कैन से द की पॉइंट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड. फर्स्ट इज कंट्रोल. कंट्रोल मैंने आपको बताया वाई कंट्रोल इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम कंट्रोल अप्लाई नहीं करेंगे तो वी वॉन्ट बी एबल टू से वेदर द फ्लैक्चुएशन और चेंजेस इन द डिपेंडेंट वेरिएबल इज़ कमिंग
बिकॉज ऑफ सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो कंट्रोल को हमें अप्लाई करना ज़रूरी होता है, क्योंकि कंट्रोल से ही हम ये बता सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मैनिपुलेशंस का इफेक्ट हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पड़ रहा है, ना कि उन वेरिएबल्स का जिन्हें हमने कंट्रोल नहीं किया है। मैनिपुलेशन इज अप्लाइड इन independent variables. Observation: after manipulating the independent variable, we see the effect of those manipulations on the dependent variable. That is, we observe the effect of those manipulations on the dependent variable. And then last, replication is very important for any scientific research. If we are not able to replicate an experiment, this is not going to be said a scientific study. So replication is very important. What is replication? If we are able to do the same experiment in the same condition, we can say that it is replicable. So replication, observation, manipulation and control, these are the 4 key terms of the experimental method. Now what are the steps involved in conducting an experimental study? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम क्या है, पहले तो हमें उसे ही आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम किसका रिव्यू करेंगे, किस चीज़ पे हाइपोथेसाइज करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। सेकेंड इज़ रिव्यू द पास्ट लिटरेचर कौन सा हमें रिव्यू करना है विच इज़ रिलेटेड टू अवर प्रॉब्लम। थर्ड स्टेप इज़ फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस को हम कैसे फॉर्मुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट लिटरेचर, या जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं या जो एक्सपर्ट्स के ओपिनियंस हैं, ऑन द बेसिस ऑफ दीज थिंग्स वी फॉर्मुलेट अ टेस्टेबल हाइपोथेसिस। फोर्थ स्टेप क्या है? मेकिंग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन हमारी क्या होगी? फैक्टोरियल डिज़ाइन होगी या हमारी सिंपल वन वे एनालिसिस हम करना चाहते हैं। फैक्टोरियल डिज़ाइन कौन सी होती है? जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उसे हम फैक्टोरियल डिज़ाइन करते हैं। तो व्हाट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन वी आर गोइंग टू अडॉप्ट, इट सोली डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। फिफ्थ स्टेप है कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन बनाने के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे और हर एक वेरिएबल कितनी टाइप से मैनिपुलेट किया जाएगा, या अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो उस इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम कितने तरीके से मैनिपुलेट करेंगे। ये जब एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन में हमने सब तय कर लिया, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं डेटा कलेक्शन। उसके बाद आफ्टर कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट वी कंपाइल द रॉ डेटा। व्हाट इज़ द रॉ डेटा? द स्कोर्स विच वी डायरेक्टली गेट फ्रॉम कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट, इट इज़ कॉल्ड द रॉ डेटा। तो उस रॉ डेटा को हम कंपाइल करते हैं एंड एनालाइज इट इनटू द यूजेबल फॉर्म, और उसको हम किसी यूजेबल फॉर्म में एनालाइज करते हैं कि क्योंकि जो रॉ डेटा है वो अपने आप में कोई मीनिंगफुल डेटा नहीं होता, या तो हम उसको स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करते हैं या उसमें कोई स्टैटिस्टिकल टेक्निक अपनाते हैं, जैसे पैरामेट्रिक या नॉन पैरामेट्रिक, उनके डिफरेंट वेज डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज़ एंड द एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन ऑफ द एक्सपेरिमेंटर। तो डेटा को, रॉ डेटा को कंपाइल करने के बाद उसे एनालाइज करते हैं सो दैट द डेटा इज़ अरेंज इन अ यूजेबल फॉर्म। एंड लास्ट, प्रेजेंटिंग फाइंडिंग्स एंड कंक्लूजन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सब कुछ हमने काम किया बट वी आर नॉट एबल टू कंपाइल अवर फाइंडिंग्स, वी आर नॉट एबल टू कंक्लूड व्हाट वी हैव कंडक्टेड। सो द लास्ट स्टेप इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट एज other steps of the experimental study. So presenting findings, क्या findings हैं, and on the basis of that findings we should be able to conclude what are our findings. So identifying problem, review literature, formulating hypothesis, experimental design, conducting experiment, compiling raw data and analyzing, and finally findings and conclusions. नाउ व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड? अगर हम इनको ब्रॉडली क्लासीफाई करें तो 2 टाइप में क्लासीफाई कर सकते हैं, लैब एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। हालांकि इसका एक तीसरा क्लासिफिकेशन भी होता है जिसे हम क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम 2 टाइप्स को ही इंटरप्रेट कर रहे हैं। पहला है आपका लैब एक्सपेरिमेंट, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, इट इज़ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इट इज़ कंडक्टेड इन लैब ओनली। सो अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज़ एन एक्सपेरिमेंट conducted under highly controlled condition, not necessarily a lab, but where accurate measurements are possible. मतलब ऐसी कोई भी सिचुएशन जहाँ पे हम
मैक्सिमम कंट्रोल्स अप्लाई कर सकें जिससे एक्यूरेट मेजरमेंट हमारा पॉसिबल हो। कंट्रोल हमारे क्या होते हैं, कुछ तो जनरल कंट्रोल होते हैं कि जैसे लाइटनिंग प्रॉपर हो, नॉइज़ी कंडीशन नहीं होनी चाहिए, अचानक से कोई ऐसा ना हो कि लाइट चली जाए या वॉल्स का कलर, तो ये जितने हैं ये सारे हमारे जनरल कंट्रोल्स होते हैं। और कुछ कंट्रोल हमारे स्पेसिफिक टू द एक्सपेरिमेंट होते हैं। तो ये सारे मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम इन सारे कंट्रोल्स को हाईली इम्प्लीमेंट कर सकें, उस कंडीशन में हम लैब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। The researcher decides the place, time, participants and in circumstances using a standardized procedure. मतलब हर चीज़ जो होता है दैट इज़ डिसाइडेड बाय द रिसर्चर्स, किस जगह पे करना है, किस टाइम पे करना है। टाइम क्यों इम्पॉर्टेंट है? जैसे अगर मान लीजिए दिन के किसी टाइम में हमें लगता है कि आदमी ज़्यादा लेथार्जिक फील करता है, जैसे आफ्टर लंच या मॉर्निंग के आवर में, तो डिपेंडिंग अपॉन द पर्पस ऑफ द एक्सपेरिमेंट कि दिन के कौन से आवर में हम अपना एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करेंगे, या वो कौन सा ऐसा टाइम होगा जब एक्सट्रीनियस वेरिएबल जैसे नॉइज़ का या लाइट का कम से कम डिस्टर्ब होने के चांसेस होंगे। तो ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटर अपने कन्वीनियंस के आधार पर डिसाइड करता है और एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर को अप्लाई करता है। क्यों स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर करता है? जस्ट टू मेंटेन द ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है तो हमारे जो रिजल्ट्स होंगे दैट वुड नॉट बी रिलायबल एंड दे वुड बी लैकिंग अ पावर ऑफ जनरलाइजेशन। सो पार्टिसिपेंट्स आर रैंडमली एलोकेटेड टू ईच इंडिपेंडेंट वेरिएबल ग्रुप। रैंडमली एलोकेशन का क्या मतलब होता है? सपोजिंग अगर हमने दो ग्रुप्स लिए, हाई एंग्जाइटी एंड लो एंग्जाइटी, तो उसमें हम रिस्पॉन्डेंट्स को रैंडमली अलॉट करेंगे। मतलब ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द ग्रुप वुड बी हैविंग द सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड ईदर इन द हाई एंग्जाइटी ग्रुप और इन द लो एंग्जाइटी ग्रुप। क्योंकि एंग्जाइटी का लेवल हम उनके अंदर मैनिपुलेट करेंगे बाय इंस्ट्रक्शंस। उनको हाई एंग्जाइटी वाले ग्रुप में भी कर सकते हैं और लो एंग्जाइटी वाले ग्रुप में भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल डिपेंडेंट अपॉन द कन्वीनियंस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर कि टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा और किन सिचुएशन में हमें एक्सपेरिमेंट करना है। एंड द एक्सपेरिमेंट मस्ट फॉलो अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर। लैब एक्सपेरिमेंट्स के डिफरेंट मेरिट्स होते हैं। क्या मेरिट्स हैं? इट इज़ ईजियर टू रेप्लिकेट a laboratory experiment. This is because a standardized procedure is used. जैसा हमने अभी आपको पहले ही बताया था, replication is the most important part of the experiment. तो जो लैब एक्सपेरिमेंट होते हैं, चूँकि ये नेचुरल कंडीशन में नहीं होते हैं, आर्टिफिशियल कंडीशन में होते हैं, तो यहाँ पे इनकी रेप्लिकेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंड इसकी मेरिट क्या है? दे अलाउ फॉर प्रिसाइज कंट्रोल ऑफ एक्सट्रेनियस एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दिस अलाउज अ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप टू बी इस्टेब्लिश्ड। मतलब इसमें कंट्रोल जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल हैं जिन्हें हम स्टडी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अगर जिन्हें हम नहीं कंट्रोल करेंगे ये अपने अनवांटेड इफेक्ट हमारे डीवी पे डाल सकते हैं, तो इनका जो कंट्रोल है और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मैनिपुलेशन है दैट इज़ मोस्ट एक्यूरेटली डन इन द लैब एक्सपेरिमेंट्स। लेकिन मेरिट्स के साथ में इसकी लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन क्या है? द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द सेटिंग में प्रोड्यूस अननेचुरल बिहेवियर दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट रियल लाइफ, दैट इज लो इकोलॉजिकल वैलिडिटी। दिस मीन्स इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू जनरलाइज द फॉन्डिंग टू अ रियल लाइफ सेटिंग। मतलब जो ये बताया ना कि जो लैब एक्सपेरिमेंट्स होते हैं किसी सराउंडेड एरिया में होते हैं, तो वो आर्टिफिशियलिटी को जनरेट करते हैं। मतलब दैट इन्वायरमेंट इज़ आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय द एक्सपेरिमेंटर। तो ये जो आर्टिफिशियलिटी है ये इकोलॉजिकल वैलिडिटी को कम कर देती है। तो जो इसके जनरलाइजेशन की पावर है उस पर एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि जो बिहेवियर आर्टिफिशियल कंडीशंस में आ रहा है, क्या वो अगर रियल लाइफ में होगा तो विल इट गिव द सेम रिजल्ट्स? सो द आर्टिफिशियलिटी ऑफ द लैब एक्सपेरिमेंट रिड्यूसेज इट्स इकोलॉजिकल वैलिडिटी। दूसरा है डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स और एक्सपेरिमेंटल इफेक्ट्स में बायस द रिजल्ट एंड बिकम कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। अब डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट्स होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्सपेरिमेंटर के पर्पस को गेस करने की कोशिश करता है और जो वो गेस करता है अकॉर्डिंग टू हिज गेस ही ट्राइज टू मैनिपुलेट्स हिज रियल बिहेवियर। मतलब अगर हमें पता चल गया कि आप सोशल डिज़ायरेबिलिटी को टेस्ट या एक्सपेरिमेंट कर रही हो सोशल डिज़ायरेबिलिटी पर,
तो हम सारे वैसे ही रिस्पॉन्स देने शुरू कर देंगे कि जो सोशल डिज़ायरेबिलिटी हमारी हाई शो करे। इसको हम कहते हैं डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स या एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट्स, कि हम एक्सपेरिमेंटर के पर्पस को गेस करके जब अपने बिहेवियर को अकॉर्डिंगली मोल्ड कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इट मे बिकम कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स। कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स कौन से होते हैं? जो हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नेगेटिवली या पॉजिटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन फिर वही हो जाता है कि जिस चीज़ को हम अफेक्ट कर रहे हैं, जिस चीज़ का हम इफ़ेक्ट देखना चाह रहे हैं, अगर उसी चीज़ का इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, किसी और चीज़ का इफ़ेक्ट आ रहा है ना, तो हमारी जो पूरी एक्सपेरिमेंट की रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, जनरलाइजेशन पावर सब स्टेक पे हो जाती है। तो दीज आर द प्राइम टू करेक्ट लिमिटेशंस ऑफ द लैब एक्सपेरिमेंट। Second is field experiment. Field experiments are done in the everyday or in the real life environment of the participants. The experimental still manipulates the IV but in a real life setting, so cannot really control extraneous variables. मतलब ये जो होते हैं ये रियल लाइफ सिचुएशन में होते हैं, मतलब लैब की आर्टिफिशियल सिचुएशन में नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पर भी हम अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को मैनिपुलेट करके, रियल लाइफ में मैनिपुलेट करके उनका इफ़ेक्ट किसी डिपेंडेंट वेरिएबल पर देखते हैं। लेकिन इसमें जहाँ पे हम आर्टिफिशियलिटी वाले फैक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जो हमारा कंट्रोल वाला फैक्टर है ये हल्का पड़ जाता है। मतलब लैब एक्सपेरिमेंट में आर्टिफिशियलिटी है लेकिन कंट्रोल बहुत है, लेकिन फील्ड एक्सपेरिमेंट में आर्टिफिशियलिटी कम है लेकिन कंट्रोल भी कम हो जाता है। फिर तो हर मेथड के अपने मेरिट्स हैं और अपनी डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि इट बिहेवियर इन द फील्ड एक्सपेरिमेंट इज मोर लाइकली टू रिफ्लेक्ट रियल लाइफ बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल सेटिंग, दैट इज हायर इकोलॉजिकल वैलिडिटी दैन अ लैब एक्सपेरिमेंट। लैब एक्सपेरिमेंट की इकोलॉजिकल वैलिडिटी कम हो जाती है बिकॉज ऑफ इट्स आर्टिफिशियलिटी, और यही चीज़ फील्ड एक्सपेरिमेंट में बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इट्स रियल लाइफ सिचुएशन। सेकेंड मेरिट इज देयर इज लेस लाइकलीहुड ऑफ डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग द रिजल्ट एज participants may not know they are being studied. This occurs when the study is covert. ठीक है, तो इसमें जो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक होती है, मतलब जो एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट्स होते हैं वो घट जाते हैं, क्योंकि कभी कभी सब्जेक्ट को ही नहीं पता होता कि दे आर बीइंग स्टडीड। तो जब उन्हें पता ही नहीं होता है तो वो एक्सपेरिमेंटर के पर्पस को गेस करने की भी कोशिश नहीं करते हैं। तो ये जो डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी जो लाइकलीहुड होती है ये कम हो जाती है। इसके बाद लिमिटेशंस ऑफ फील्ड एक्सपेरिमेंट क्या है कि देयर इज लेस कंट्रोल ओवर एक्सट्रेनियस वेरिएबल दैट माइट बायस द रिजल्ट एंड दिस मेक्स इट डिफिकल्ट फॉर अनदर रिसर्चर टू रेप्लिकेट द स्टडी इन एग्जैक्टली द सेम वे। जो चीज़ हमारी लैब एक्सपेरिमेंट का मेरिट है वही चीज़ हमारी फील्ड एक्सपेरिमेंट का लिमिटेशन हो जाता है कि इसमें चूँकि कंट्रोल हमारे उतने ज़्यादा हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द नेचुरल रियल लाइफ सिचुएशन, तो इसमें जो इसकी जो रेप्लिकेबिलिटी है उसके चांसेस भी कम हो जाते हैं, क्योंकि जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, नेचुरल सिचुएशन है, उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू द लैब एक्सपेरिमेंट। तो ये तो इसके दो मेथड्स थे जो हमने आपको बताया, लैब एक्सपेरिमेंट एंड फील्ड एक्सपेरिमेंट। इनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताए, और अब इन ओवरऑल एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के मेरिट्स और डीमेरिट्स क्या हैं। मेरिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, पहला है इट इज़ द मोस्ट सिस्टमैटिक मेथड एंड इट हैज़ कंडीशंस दैट कैन बी कम्प्लीटली कंट्रोल्ड। सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब की पॉइंट इट के क्या है, कंट्रोल होना चाहिए एंड सिस्टमैटिक होना चाहिए, वो इसमें होता है। इट इज़ सिस्टमैटिक, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड साइंटिफिक, एंड इट इन्वॉल्व्स मैक्सिमम ऑफ द कंट्रोल्स। द डेटा कलेक्टेड कैन बी एनालाइज इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर, सो इट इज़ रिलायबल। ऑब्जेक्टिव मतलब चूँकि हम एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो ऑब्जेक्टिव स्कोरिंग होती है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होती है, तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं दे आर मोर रिलायबल एंड वैलिड। Cause and effect relationship can be established and findings are open to critical examination and verification and it discards subjectivity. तो किसी भी चीज़ के लिए अगर रिलायबल ज़्यादा है, अगर उसकी जनरलाइजेशन की पावर ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या होना ज़रूरी है, ऑब्जेक्टिविटी। तो एक्सपेरिमेंटल मैथड क्लेम्स ऑब्जेक्टिविटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज ऑफ इट्स replicability, because of its great amount of control exercised over dependent and control variables. So these are the prime merits of experimental method. लेकिन इसके मेरिट होने के साथ साथ डीमेरिट्स भी हैं।
डिमेरिट्स क्या हैं कि ड्यू टू चेंजेबिलिटी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट आइडेंटिकल कंडीशंस एट डिफरेंट टाइम। अब चेंजेबिलिटी क्या है, यहाँ पे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात कर रहे हैं कि ह्यूमन के ऊपर जब हम कोई स्टडी करते हैं तो उसका कभी मूड अच्छा होता है, कभी ख़राब होता है। मतलब अगर हम सेम इंडिविजुअल को भी ले रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि पहले जब हमने किया था उसका मूड बहुत अच्छा था या बहुत ख़राब था, और इस समय हमें कर रहे हैं तो उसके मूड की कंडीशन सेम नहीं है बिकॉज ऑफ सम एक्सट्रेनियस फैक्टर। जब आ रहा है लैब में तो उसके साथ कुछ अच्छी या बुरी बात हो गई, सो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो मूड्स गेट फ्लैक्चुएटेड, या हमारे मतलब जो बेसिक हमारे इमोशंस हैं उनमें चेंजेबिलिटी होती है। तो इसकी वजह से आइडेंटिकल कंडीशंस क्रिएट करना समटाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफ़िकल्ट। क्यों डिफ़िकल्ट हो जाता है? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर इज़ डायनेमिक, इट इज़ प्रोन टू चेंजेस। सेकेंड डिमेरिट क्या है? दिस मेथड इज़ कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग। कॉस्टली एंड टाइम कंज्यूमिंग क्यों है? क्योंकि इसमें हम कंट्रोल्स बहुत अप्लाई करते हैं। अगर हमें IQ को कंट्रोल करना है तो हमें IQ के डिफरेंट पायलट स्टडी करनी पड़ेगी, और उससे हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि या तो हम सिर्फ हाई IQ वाले लें या लो IQ वाले लें या मॉडरेट IQ वाले लें। उसके लिए हमें पायलट स्टडी करनी पड़ेगी और एक ही ग्रुप लेना पड़ेगा। अगर हम कंट्रोल कर रहे हैं जेंडर के बेसिस पे कि जेंडर अफेक्ट कर सकता है तो हमें या तो गर्ल्स लेनी पड़ेंगी या तो बॉयज़ लेने पड़ेंगे। तो जो हमारा कंट्रोलिंग प्रोसीजर है, मतलब एक्सपेरिमेंट करने के पहले की जो प्रिपरेशन है, दीज आर वेरी टाइम कंज्यूमिंग एंड वेरी कॉस्टली। थर्ड इज़ मस्ट हैव स्पेशलाइज्ड स्किल टू कंडक्ट एक्सपेरिमेंट। मतलब जो एक्सपेरिमेंटर है उसके पास स्पेशलाइज्ड स्किल्स होनी चाहिए टू कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट दैट इज़ standardized and that follows all the norms of objectivity. Fourth is elimination of extraneous variable is not always possible. ये तो चांसेस होते हैं, जैसे हमने नॉइज़ को कंट्रोल किया लेकिन अचानक बाहर से कुछ होने लगे, एकदम से नॉइज़ होने लगे, या लाइट को हमने कंट्रोल किया, एकदम से लाइट चला जाए और फ्रैक्शन ऑफ द टाइम के लिए जब तक लाइट हमारी जनरेटर से कनेक्ट हो उस टाइम के लिए कुछ फ्लैक्चुएशन हो जाए और वो चीज़ हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल पे अफेक्ट कर दे, या कुछ सब्जेक्ट के मूड में चेंजेस हो जाए। तो ये कुछ ऐसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं विच आर नॉट ऑलवेज कंट्रोलेबल एंड इट इज़ समटाइम्स अनएथिकल। अनएथिकल क्यों है? सपोजिंग हमने प्रॉब्लम हम ये देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ स्लीप डेप्रिवेशन अपॉन द फिज़िकल हेल्थ ऑफ ए चाइल्ड। तो अगर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्लीप डेप्रिवेशन लिया है तो उसमें हमें स्लीप डेप्रिवेशन को मैनिपुलेट करना पड़ेगा। एक बच्चे को हमें ज़्यादा देर तक स्लीप से डिप्राइव रखना पड़ेगा, दूसरे बच्चे को कम देर तक स्लीप से डिप्राइव रखना पड़ेगा। तो किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी बच्चे को उसकी स्लीप से डिप्राइव करना जो कि उसके फिज़िकल हेल्थ को एडवर्सली अफेक्ट करती है, दिस इज़ अनएथिकल। तो कभी कभी हमारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं, हमारी एक्सपेरिमेंटल प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसकी वजह से जो कंट्रोल्स होते हैं जिनको हम IVs को मैनिपुलेट करते हैं, दैट माइट बिकम अनएथिकल बट समटाइम्स। सो दीज आर द पॉसिबल demerits of the experimental method and I hope this topic is clear to you and all the best for this topic. These are the links of different images which I have pasted during my presentation, and that's all.